पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम नंदलाल है और गांव में लोग मुझे प्यार से नंदू काका कहकर भी पुकारते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के झांसी शहर से लगभग 70 किलोमीटर दूर बसे एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं, जिसे बड़ा गांव के नाम से जाना जाता है। मेरे उस गांव की आबादी लगभग 10,000 है। आज जो डरावनी कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, वो मेरे जीवन में उसी गांव में घटी एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना के बारे में है। दरअसल हमारे गांव के बगल में जो शमशान घाट है, वो शमशान घाट सिर्फ हमारे गांव का ही नहीं है, बल्कि वो शमशान घाट हमारे अगल बगल के लगभग 7 से 8 गांवों का शमशान घाट है। क्योंकि हमारा जो गांव है वो आसपास के इलाके में सबसे बड़ा गांव है और उसके अगल बगल में जितने भी गांव हैं वो हमारे गांव से थोड़े छोटे गांव हैं। इसीलिए उन गांवों के लोग भी जब उनके गांव में किसी की मौत हो जाती है तो उस व्यक्ति को जलाने के लिए हमारे गांव के बगल में जो शमशान घाट बना हुआ है उसे उसी शमशान घाट में लेकर आते हैं। तो इस तरीके से रोजाना 1 या 2 लोगों की लाशें उस शमशान घाट में जलाने के लिए लोग लेकर ही आते रहते हैं। लेकिन जिस जगह पर वो शमशान घाट है उस जगह पर किसी भी चीज की कोई सुविधा नहीं थी। यानी कि जो लोग भी अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आते थे उन लोगों के लिए वहां पर कोई भी बीड़ी, सिगरेट, गुटखा पानी की व्यवस्था नहीं थी। इसी वजह से इस चीज को देखते हुए मेरे जो पिताजी थे उन्होंने ये दिमाग लगाया कि अगर मैं उस शमशान घाट के बिल्कुल सामने सड़क के बगल में एक छोटी सी दुकान खोल लूं तो उस दुकान पर मेरी अच्छी खासी बिक्री हो जाएगी और मेरा घर का खर्चा काफी ठीक तरीके से चल जाएगा। क्योंकि उस वक्त मेरे पिताजी बिल्कुल बेरोजगार थे और इस तरह का विचार गांव में किसी भी दूसरे व्यक्ति के दिमाग में नहीं आया था। क्योंकि भला कोई भी शमशान घाट के सामने दुकान क्यों डालना चाहेगा, क्योंकि शमशान घाट तो एक बहुत ही डरावनी जगह होती है। और हमारे गांव का जो शमशान घाट था वो तो दिखने में सबसे ज्यादा डरावना था, क्योंकि उस शमशान घाट के चारों तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियां और पीछे की तरफ बिल्कुल खुला पड़ा रेतीला मैदान था। साथ ही उस शमशान घाट में कुल 3 पेड़ थे, जिनमें से 2 पेड़ बरगद के पेड़ थे और 1 पेड़ पीपल का था, जो कि रात के साथ साथ दिन के वक्त भी काफी ज्यादा डरावने लगते थे। रात के वक्त तो अगर कोई शमशान घाट के बगल से होकर गुजरता भी था तो उन पीपल और बरगद के पेड़ के पत्तों की आवाज उस व्यक्ति को डरने पर मजबूर कर देती थी। क्योंकि जैसे ही थोड़ी बहुत तेज हवा चलती थी तो उनके पत्तों की काफी ज्यादा डरावनी आवाज शमशान घाट के बाहर तक सुनाई देती थी। उस आवाज को सुनकर कोई भी इंसान डरे बगैर नहीं रह सकता था। इसी वजह से दिन ढलने के बाद कोई भी शमशान घाट की तरफ जाने की गलती नहीं करता था, क्योंकि सभी को इस बात का पता होता था कि वो जगह आसपास के इलाके में सबसे ज्यादा डरावनी जगह है। हालांकि वहां पर आज तक किसी ने ऐसा कुछ देखा नहीं था जिसकी वजह से उस जगह को भूतिया कहा जा सके। लेकिन जैसा कि सभी जगह पर माना जाता है कि शमशान घाट एक डरावनी जगह ही होती है, क्योंकि सभी लोगों के मन में उस जगह के बारे में ये मानना होता है कि वहां पर जिन लोगों की लाशें जलाई जाती हैं उनकी आत्मा वहीं आसपास में ही भटकती रहती हैं। लेकिन शायद इन सब चीजों से मेरे पिताजी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। और एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं कि मेरे जो पिताजी थे वो 1 नंबर के नशेड़ी इंसान थे। यानी कि वो शराब काफी ज्यादा पिया करते थे, लेकिन शराब के साथ साथ ही वो अपने घर परिवार का भी काफी ज्यादा ध्यान रखते थे। लेकिन उनकी इस शराब पीने वाली आदत की वजह से ही उनको कहीं पर काम नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर जब उनके दिमाग में ये चीज आई कि शमशान घाट में रोजाना कम से कम 1-2 लोगों की लाश आती ही रहती है और उनके अंतिम संस्कार में जो लोग आते हैं उनको जरूर कुछ ना कुछ ऐसी चीजों की तलब होती है जो उनको वहां पर नहीं मिल पाती हैं। इसी वजह से मेरे पिताजी ने शमशान घाट के बिल्कुल सामने की तरफ से जो सड़क गुजरती थी, उस सड़क के बगल में शमशान घाट का जो गेट था उसके बिल्कुल सामने एक दुकान खोली थी। और उन्होंने वो दुकान कोई पक्की दुकान नहीं खोली थी,
बल्कि उन्होंने एक लकड़ी का खोखा बनवाया था जिसमें कि मुश्किल से 2 या 3 आदमी ठीक तरीके से बैठ सकते थे। और वो खोखा जमीन से लगभग 4 से 5 फीट की ऊंचाई पर रखा गया था, जिसमें बीड़ी, गुटखा, सिगरेट इस तरह का सामान होता था। लेकिन दुकान डालने के बाद में जब मेरे पिताजी को इस बात का एहसास हुआ कि अंतिम संस्कार में आने वाले लोगों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको शराब की भी तलब होती है, तो इसी वजह से मेरे पिताजी उस दुकान पर चोरी छुपे शराब भी बेचने लगे थे। और शराब बेचने के बाद ही उनकी काफी मोटी कमाई होने लगी थी, क्योंकि वो वहां पर दुगने दामों में शराब की बोतल बेचते थे। और अंतिम संस्कार में आने वाले लोग या फिर गांव के ही कुछ ऐसे लोग थे जो गांव से थोड़ा दूर निकलकर रोजाना शाम के वक्त वहां पर आकर शराब पीते थे। और जो लोग शराब के आदी थे उनको अब गांव के गांव में ही शराब मिलने लगी थी, जिसके चलते वो लोग उस चीज के लिए दुगने दाम देने को भी तैयार थे। इसी वजह से जो लोग अंतिम संस्कार में आते थे उनके साथ साथ ही गांव के भी लगभग 30 से 40 लोग ऐसे थे जो रोजाना शाम के वक्त शराब पीते थे। तो इस तरीके से मेरे पिताजी की हर रोज की लगभग 50 से 60 बोतल शराब की बिक जाती थी और हर बोतल दुगने दाम में बिकती थी, जिसकी वजह से मेरे पिताजी को काफी अच्छा खासा मुनाफा होता था। लेकिन फिर पिताजी खुद भी शराब की लत के आदी थे, जिसके चलते धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ती गई और एक दिन वो हम सभी लोगों को छोड़कर चले गए। पिताजी के जाने के कुछ दिन बाद तक तो वो दुकान बंद रही, लेकिन दुकान बंद रहने के चक्कर में हमारे घर का खर्चा चलना काफी मुश्किल हो गया था। अब उस वक्त तक मेरी शादी भी हो चुकी थी और मेरे बच्चे भी हो चुके थे, लेकिन अब तक मैं भी बिल्कुल बेरोजगार ही घूम रहा था, क्योंकि पिताजी अच्छी खासी कमाई कर रहे थे। इसी वजह से मुझे कहीं पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। लेकिन फिर मेरी माँ मुझसे कहती हैं कि अब तुमको ही दुकान चलानी पड़ेगी। घर पर रहने की वजह से मेरी घरवाली भी मुझ पर काफी ज्यादा गुस्सा करती थी कि तुम कहीं पर भी कुछ काम करने के लिए नहीं जाते हो। इसी वजह से मैं तय कर लेता हूं कि पिताजी की उस शमशान घाट वाली दुकान को अब मैं चलाऊंगा। अब मैं उस दुकान को चालू कर देता हूं। और मैंने उस दुकान को इतनी अच्छी तरीके से वापस से शुरू किया था कि अब मैं पिताजी से भी अच्छी खासी कमाई करने लगा था। मैंने उस दुकान पर बाकी चीजों के साथ साथ चाय और बिस्किट बेचना भी शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से मेरी थोड़ी अच्छी खासी कमाई होने लगी थी। लेकिन मैंने पिताजी के उस शराब वाले धंधे को बंद नहीं किया था। मैं आज भी शराब की बोतलें वहां पर दुगने दामों में बेचता हूं, लेकिन मैं खुद कभी भी पीने के लिए शराब को हाथ नहीं लगाता हूं। पर एक दिन जब शाम के वक्त मैं दुकान को बंद करके अपने घर पर आ गया और जब मैंने सुबह जाकर वापस दुकान को देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि किसी ने मेरे उस लकड़ी के खोखे वाली दुकान से उसका ताला तोड़कर सारा सामान चुरा लिया था और शराब की तो उसने एक बोतल भी नहीं छोड़ी थी। उस दिन मुझे लगभग 30 से 40 हजार का नुकसान हुआ था। अब पूरे गांव में यह बात फैल गई थी कि नंदू की दुकान से सामान की चोरी हो गई है, लेकिन कोई भी इस चीज को बताने के लिए तैयार नहीं था कि उसने किसी को दुकान से सामान चोरी करते हुए देखा है या नहीं। फिर उसी दिन से मैं ये तय करता हूं कि मैं आज के बाद रात के वक्त भी मेरी दुकान में ही रहूंगा। यानी कि मैंने घर वालों को बोल दिया था कि शाम के वक्त मेरा खाना दुकान पर ही पहुंचा दिया करो और सुबह के वक्त जब खाना देने आओ तो शाम वाले खाने के बर्तन वापस ले जाया करो। और इस तरीके से अब मैं उसी दुकान पर रुकने लगा था। लेकिन जिस पहली रात मैं दुकान पर रुका वो रात मेरे लिए काफी ज्यादा डरावनी थी, क्योंकि आज से पहले मैं कभी भी शमशान घाट के इतने पास में रात के वक्त नहीं रुका था। रात को मैंने अपनी दुकान बंद करने के बाद में सारा सामान दुकान के अंदर रख दिया और उस लकड़ी के खोखे में ही इतनी सी जगह रख ली कि मैं उस दुकान में अपने पैरों को समेटकर आराम से सो सकूं और फिर खुद उस खोखे के अंदर बैठकर उस दुकान का दरवाजा बंद कर लेता हूं और सो जाता हूं। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी वैसे वैसे ही बाहर की तरफ से झिंगुरों की काफी ज्यादा आवाज आने लगी थी। साथ ही शमशान घाट के अंदर से कुत्तों के अजीब अजीब तरीके से भौंकने और रोने की आवाज में भी मुझे सुनाई दे रही थी। उन आवाजों के कारण मुझे काफी देर तक नींद नहीं आ रही थी। इसी वजह से मैं थोड़ा ऊपर की तरफ उठकर मेरी दुकान के उस लकड़ी के दरवाजे के अंदर जो छोटे छोटे छेद हो रहे थे उन छेदों से अपनी आंख लगाकर बाहर का नजारा देखने की कोशिश करता हूं। उस वक्त मुझे दिखाई देता है कि शमशान घाट किसी मौत के बवंडर की तरह दिखाई दे रहा है। रात के वक्त उस शमशान घाट इतना ज्यादा डरावना दिखाई देता है।
इसका मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था, लेकिन सिर्फ डरने के अलावा मुझे वहां पर कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देता है जिसकी वजह से मैं मेरे मन में ये तय कर सकूं कि यहाँ पर कोई आत्मा वात्मा भटकती है। और उस रात के बाद धीरे धीरे मेरी वहां पर रहने की आदत पड़ जाती है। अब मैं हर रात को बड़े ही आराम से वहां पर रहने लगता हूं। लेकिन एक चीज हर रात वहां पर होती ही रहती थी कि रात को जब मैं सोता था तो मुझे शमशान घाट में जलती उस चीता की आग की लपटें सुनाई देती थी। क्योंकि जब कोई दिन के वक्त किसी इंसान की लाश को वहां पर जलाकर जाता था तो पूरी रात उस आदमी की वो चिता जलती रहती थी। और जब तेज तेज हवाएं चलती थीं तो उन हवाओं में उन आग की लपटों की आवाज मुझे मेरी दुकान के अंदर भी सुनाई देती थी। और बीच बीच में तो उस जल रही लाश के अंदर से अलग अलग तरह के विस्फोटों की आवाज भी मुझे मेरे कानों तक सुनाई देती थी। उस आवाज को सुनकर ऐसा लगता था कि जैसे कोई शमशान घाट के अंदर पटाखे छोड़ रहा हो। और अगर आप में से भी कोई कभी अंतिम संस्कार में गया है और चिता के जलने तक वहां पर रुका है तो इस चीज को तो आप लोगों ने भी कभी ना कभी महसूस किया होगा कि जैसे ही आदमी की लाश जलने लगती है तो थोड़ी ही देर बाद में उसमें अजीब अजीब तरह के विस्फोट होने लगते हैं और उनकी आवाजों को सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई पटाखा छूट रहा हो। अब कुछ इसी तरह की आवाज मुझे जब मैं उस दुकान के अंदर लेटा रहता था तो सुनाई देती थी। लेकिन अब वो सब मेरे लिए आम बात हो चुकी थी। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसी रात आती है जिस रात को मैं आज तक भी नहीं भूला पाया हूं। दरअसल उस रात भी मैं शाम ढलने के बाद से ही अपनी दुकान के बाहर का सारा सामान समेटकर अब दुकान को बंद करने की तैयारी में था। शाम होते ही मेरा छोटा वाला लड़का मुझको मेरा खाना दुकान पर देकर वापस घर पर चला गया था और उसके जाते ही मैंने भी खाना खत्म करके सोने की तैयारी कर ली थी। अब बाकी के दिनों की तरह ही मैं दुकान के उस लकड़ी के बने हुए खोखे के अंदर बैठकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था। लेकिन अभी बरसात का मौसम आ चुका था और हर रोज लगभग शाम होते होते ही काले काले बादल गरजने लगते थे। उन्हीं गरजते हुए बादलों के साथ ही बारिश आना भी शुरू हो जाती थी। और आज भी कुछ वैसा ही हो रहा था। जिस वक्त मैं खाना खा रहा था उसी वक्त बारिश आना शुरू हो गई थी और धीरे धीरे बारिश इतनी तेज हो गई थी कि उस बारिश के अंदर अगर एक पल के लिए भी मैं मेरी उस दुकान के खोखे से बाहर निकलता तो मैं पूरा भीग जाता। इसी वजह से मैंने खाना खाकर खोखे के अंदर बैठे बैठे ही अपने हाथ बाहर निकालकर हाथ धो लिए थे। अब मैंने अपने उस खाने के टिफिन को बाहर ही रख दिया था जिस टिफिन में मेरे घर से मेरा लड़का मेरे लिए खाना लेकर आया था। उस टिफिन को बाहर रखकर मैं अपने खोखे के दरवाजे को बंद करके सो गया था, क्योंकि मैं झूठे बर्तन अपनी दुकान के अंदर नहीं रख सकता था। मैं हर रोज ही लगभग ऐसा ही किया करता था। खाना खाने के बाद मेरे टिफिन को बाहर ही रख देता था और सुबह का खाना देने जब मेरा लड़का दुकान पर आता था तो वो शाम वाले टिफिन को अपने साथ वापस घर पर ले जाता था। अब शमशान घाट में हर रोज लगभग 1 से 2 लोगों की लाशें आती ही रहती थीं और दिन के वक्त वहां पर मेरी काफी अच्छी खासी बिक्री होती रहती थी। लेकिन आज शमशान घाट में सिर्फ एक लाश ही जलने के लिए आई थी। अब वो किसी बूढ़े आदमी की लाश थी या किसी जवान आदमी की थी, ये तो मैंने किसी से भी नहीं पूछा था, क्योंकि अब मेरे लिए तो ये रोज का काम हो गया था। लेकिन अब भी वो लाश शमशान घाट में धधक धक कर चिता पर जल रही थी, क्योंकि जो लोग भी उस लाश को जलाने के लिए लेकर आए थे वो शाम के लगभग 5 बजे के वक्त आए थे और उस लाश को आग देने के बाद में वो लोग लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद ही चले गए थे। यानी कि उन्होंने उसका पूरी तरीके से जलने का भी इंतजार नहीं किया था, क्योंकि जैसे ही उन्होंने उस लाश को आग दी थी तो उसके थोड़े ही देर बाद बारिश आना शुरू हो गई थी और पूरे शमशान घाट में बारिश से बचने की कोई भी जगह नहीं थी। कुछ लोग थे जो मेरे खोखे के बाहर मैंने जो प्लास्टिक का तिरपाल लगा रखा था उसके नीचे आकर अपने आप को बारिश से बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसके नीचे भी इतनी जगह नहीं थी कि जितने लोग शमशान घाट में अंतिम संस्कार में आए थे वो पूरे के पूरे लोग ही उसके नीचे आकर अपने आप को बारिश से बचा सके। इसी वजह से बारिश आते ही आधे से ज्यादा लोग तो वापस अपने अपने घरों की तरफ लौट चुके थे और कुछ गिने चुने लोग ही वहां पर रुके थे, जो उस वक्त मेरी दुकान के सामने उस तिरपाल के नीचे अपने आप को बचाने के लिए खड़े हुए थे। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे ही 1-2 बार बारिश बीच में रुकी तो वो लोग भी मौका देखकर वहां से अपने घर के लिए निकल चुके थे और अब तक शमशान घाट में वो चिता धधक धक कर जल रही थी।
सोते वक्त जब मैंने अंतिम बार शमशान घाट की तरफ अपनी नजरें घुमाई थीं, तो उस वक्त भी मुझे वो चिता काफी तेज आग की लपटों के साथ जलती हुई दिखाई दी थी। लेकिन फिर मैं अपनी दुकान के छोटे से लकड़ी के दरवाजे को बंद करके सो गया था। जिस वक्त मैं सोया था उस वक्त रात के लगभग 8 बज रहे थे। लेकिन लगभग 3 घंटे के बाद रात के 11 बजे के वक्त मुझे टॉयलेट करके आने का एहसास होता है। इसी वजह से मैं मेरी दुकान से उठकर दुकान का दरवाजा खोलता हूं। लेकिन जैसे ही मैं अंदर से दुकान का दरवाजा खोलता हूं और दुकान के खोखे के नीचे रखी हुई मेरी चप्पलों की तरफ नजर दौड़ाता हूं, तो मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और मैं काफी ज्यादा डर जाता हूं, क्योंकि उस वक्त जैसे ही मैंने नीचे रखी हुई चप्पलों की तरफ अपनी नजरें दौड़ाई तो मुझे वहां पर एक ऐसी चीज दिखाई देती है जिसको देखकर मेरी हालत खराब हो जाती है। दरअसल उस वक्त मेरी चप्पलों के पास में ही इंसान का एक छोटा सा कटा हुआ हाथ पड़ा हुआ था, जो कि पूरी तरीके से आग में जला हुआ था और जिसमें से धुआं उठ रही थी। उस वक्त वो एक इंसान की हाथ की हथेली थी। उस जले हुए इंसान के हाथ को इस तरह से मेरी दुकान के पास में पड़ा हुआ देखकर मैं काफी ज्यादा घबरा जाता हूँ। पहले भी 1-2 बार ऐसा हुआ था कि कोई इंसानी अंग मेरी दुकान के आसपास में पड़ा हुआ मुझे दिखाई दिया था, लेकिन वो कोई जलता हुआ अंग नहीं था, बल्कि किसी चिता के पूरी तरीके से जलकर राख हो जाने के बाद में अगल बगल में घूमने वाले कुत्ते उस शमशान घाट से ऐसी चीजों को अपने मुंह में उठाकर ले आते थे। लेकिन आज तो वो पूरी तरीके से एक जलता हुआ हाथ था और जलती हुई चिता से तो कोई भी जानवर किसी भी इंसानी शरीर के अंग को लेकर नहीं आ सकता था। और उस वक्त मुझे वहां पर किसी भी जानवर के पैरों के निशान भी दिखाई नहीं दे रहे थे। उस चीज को देखकर मैं इतना ज्यादा डर गया था कि उस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। लेकिन फिर मैं थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए अपनी दुकान से नीचे उतरता हूं और अपनी दुकान के बगल में ही मैंने जो लोहे का एक छोटा सा सिरिया रख रखा था, मैं उस सिरिये को उठाता हूं और उस सिरिये की मदद से उस इंसानी जले हुए कंकाल को वहां से उठाकर दौड़ते हुए शमशान घाट के अंदर जाता हूं। लेकिन जैसे ही मैं शमशान घाट के अंदर जाता हूं तो सामने का नजारा देखकर आगे की तरफ मेरे बढ़ते हुए मेरे कदम कपकपाने लगते हैं, क्योंकि उस वक्त शमशान घाट का नजारा काफी ज्यादा डरावना था। एक तो ऊपर से पड़ती हुई बारिश की तेज बूंदें और साथ ही तेज तेज चल रही उस हवा की वजह से शमशान घाट के अंदर जो पीपल और बरगद के पेड़ थे, उनके पत्तों की अजीब अजीब तरह की डरावनी आवाजें आ रही थीं, जो उस वक्त शमशान घाट के माहौल को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। लेकिन फिर मैं किसी तरह से हिम्मत करके उस जलती हुई चिता के पास में जाता हूं और उस आधे जले हुए हाथ को उस चिता के अंदर फेंक कर वापस दौड़ते हुए अपनी दुकान की तरफ आ जाता हूं। लेकिन जैसे ही मैं उस हाथ को उस जलती हुई चिता में फेंक कर दौड़ते हुए वापस अपनी दुकान की तरफ आ रहा होता हूं, तो वापस मुड़कर दौड़ते ही मुझे मेरी पीठ पीछे से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। और वो रोने की आवाज जब मैं सुनता हूं तो मुझे एहसास होता है कि वो आवाज किसी बड़े इंसान की नहीं है, बल्कि वो तो किसी बहुत ही छोटे बच्चे की है। लेकिन उस वक्त मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं पीछे की तरफ पलट कर देख सकूं कि वो आवाज किसकी आ रही है, क्योंकि मुझे इस बात का भली भांति अंदाजा था कि रात के वक्त शमशान जाग जाता है और शमशान घाट में रहने वाली डरावनी आत्माएं अपने रौद्र रूप में आ जाती हैं। और जो कोई भी उस वक्त शमशान घाट के अंदर जाने की गलती कर देता है, उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। इन्हीं सब चीजों को सोचते हुए मैं डर के मारे पीछे की तरफ बिना देखे ही दौड़ते हुए शमशान घाट से निकलकर उस सड़क को पार करके सामने की तरफ मेरी जो दुकान थी, उस दुकान के अंदर आकर बैठ जाता हूँ। और दुकान के अंदर आकर बैठते ही फटाक से दरवाजे को बंद कर लेता हूँ। लेकिन अब दरवाजे को बंद करने के बाद मैं उस दरवाजे के अंदर जो छोटे छोटे छेद थे, उन छेदों से अपनी आंख लगाकर उस शमशान घाट की तरफ देखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उस वक्त मुझे उस शमशान घाट में उस अंधेरे के बीच जलती हुई चिता की रोशनी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस वक्त मैं शमशान घाट के अंदर गया था, उस वक्त रात का कौन सा वक्त हो रहा था। पर जैसे ही मेरे दिमाग में यह चीज आती है तो मैं पास में ही पड़े हुए मेरे मोबाइल में टाइम देखता हूं, तो उस वक्त रात के बिल्कुल 12 बज रहे थे। क्योंकि उस हाथ को वहां मेरी दुकान के पास में पड़ा हुआ देखने के बाद काफी देर तक तो मैं वहीं पर बैठा बैठा एक तक ये सोचने पर लग गया था कि मैं क्या करूं।
और इस सोचने के दौरान कब वक्त निकल गया इसका मुझे पता ही नहीं चला था। लेकिन शमशान घाट के अंदर जाते वक्त भी मैंने मोबाइल में टाइम नहीं देखा था कि मैं किस वक्त शमशान घाट के अंदर जा रहा हूँ, और मैंने रात के ठीक 12 बजे शमशान घाट के अंदर जाकर मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। आगे जो कुछ भी मेरे साथ होने वाला था अब मुझे उसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। लेकिन उसके बाद मैं फिर से मेरे उस लकड़ी से बने हुए खोखे की दुकान के अंदर अपने पैरों को समेटकर जो छोटी सी जगह थी उसमें ही दुबक कर लेट जाता हूँ, और लेटे लेटे पता नहीं कब मेरी आंख लग जाती है। लेकिन जिस वक्त मैं नींद में था उस वक्त अचानक से ही मेरे कानों में एक आवाज गूंजने लगती है। शुरू में तो मैंने नींद में उस आवाज को नजरअंदाज किया, लेकिन जब वो आवाज काफी तेज आने लगती है तब अचानक से मेरी आंखें खुलती हैं, और आंखें खुलने के बाद भी मुझे वो आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। वो आवाज किसी और चीज की नहीं बल्कि मेरी उस छोटी सी दुकान के उस छोटे से लकड़ी के दरवाजे के खटखटाना की थी। यानी कि कोई बाहर की तरफ से मेरी दुकान के दरवाजे को खटखटा रहा था। जैसे ही मुझे इस बात का एहसास हुआ कि कोई बाहर की तरफ से दरवाजा खटखटा रहा है तो मैं काफी ज्यादा डर जाता हूँ, और उस वक्त मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं होती है कि मेरे शरीर को मैं थोड़ा बहुत भी हिला सकूं। उस वक्त मैं सिर्फ आंखें फाड़े फाड़े उस आवाज को सुन रहा था। लेकिन फिर मैंने थोड़ी बहुत हिम्मत करके धीरे धीरे अपने हाथ को अपने मोबाइल की तरफ बढ़ाया, और अपने मोबाइल को उठाकर मैंने उसमें टाइम देखा तो उस वक्त रात के 2:30 बज रहे थे, और वो वक्त तो पूरी तरीके से डरावनी आत्माओं के कहर का वक्त होता है। उस वक्त मैं लेटा लेटा सोचता हूँ कि इतनी रात को आखिर बाहर कौन हो सकता है। अगर घर वालों को मुझसे कोई काम होता तो वो लोग मेरे फोन पर फोन ही कर देते, लेकिन ये तो कोई अनजान शख्स ही है जो बाहर की तरफ से दरवाजा खटखटा रहा है। लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जो कोई भी बाहर की तरफ से दरवाजा खटखटा रहा है वो कोई जिंदा इंसान है या फिर कोई रात के वक्त घूमती और भटकती आत्मा है। अभी मैं कुछ सोच या समझ पाता उससे पहले ही उस दरवाजे के खटखटाने की आवाज के साथ ही मुझे बाहर की तरफ से एक ऐसी आवाज सुनाई देती है जिस आवाज को सुनकर मैं दरवाजा खोलने पर मजबूर हो जाता हूं। दरअसल बाहर की तरफ से मुझे एक आवाज आती है कि नंदू काका दरवाजा खोलिए। अब जैसे ही मैं ये आवाज सुनता हूं तो मेरे कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो आवाज बिल्कुल छोटे बच्चों की आवाज थी। दरअसल जैसे ही मैंने वो आवाज सुनी तो मुझे लगा कि शायद बाहर की तरफ कोई छोटा बच्चा खड़ा है। शायद कोई बच्चा गांव की तरफ से रास्ता भटकते हुए इधर आ गया है और वो मेरी दुकान को जानता है। इसी वजह से वो मेरी दुकान के दरवाजे को खटखटा रहा है। लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि भला इतनी रात को कोई बच्चा अपने घर से बाहर क्यों निकालेगा। लेकिन इसके बाद मेरे दिमाग में आता है कि इस चीज का पता तो मुझे तभी चलेगा जब मैं दरवाजा खोलकर बाहर देखूंगा कि बाहर कौन खड़ा है। अब जब मैं ये चीज सोच रहा था तो उस दौरान 2 से 3 बार और बाहर की तरफ खड़े हुए उस छोटे से बच्चे की आवाज मुझे मेरे कानों में सुनाई दे गई थी, और वो बार बार सिर्फ एक ही बात बोल रहा था कि नंदू काका दरवाजा खोलिए। तभी मैं अचानक से अंदर की तरफ से उस दरवाजे की कुंडी खोलता हूं और दरवाजे को बाहर की तरफ खोल देता हूं। जैसे ही मैं दरवाजा खोलता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि मेरी दुकान के बाहर एक नन्ही सी गुड़िया खड़ी हुई है, यानी कि एक लड़की खड़ी हुई थी जिसने की एक लाल रंग का फ्रॉक पहन रखा था, लेकिन वो पूरी तरीके से बारिश में भीगी हुई थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बारिश में भीगते हुए ही मेरी दुकान तक आई है। उस वक्त उसके जो सिर के बाल थे वो उसके कंधों तक थे, और उसके जो सिर के बाल थे वो काफी घुंघराले थे, जो देखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रहे थे। लेकिन उस वक्त उसका जो चेहरा था वो काफी ज्यादा गंभीर था, और उसके चेहरे पर उसके होंठों के आसपास में कुछ ऐसा लगा हुआ था जो उस वक्त उसके चेहरे को थोड़ा डरावना बना रहा था। लेकिन मैं सोचता हूं कि शायद इसने कोई ऐसी चीज खाई होगी जो खाते वक्त इसके होंठों के बाहर लग गई, और शायद अभी भी वही चीज इसके होंठों पर लगी हुई है। लेकिन इससे पहले कि मैं उससे ये पूछ पाता कि बेटा आप कौन हो, वो अपने हाथ की एक उंगली से शमशान घाट की तरफ इशारा करती है। लेकिन जब वो इशारा करती हैं तो अपने मुंह से कुछ नहीं बोलती हैं, पर शमशान घाट की तरफ इशारा करने के साथ ही वो अजीब तरीके से मुस्कुराने लगती हैं। जब वो मुस्कुराती हैं तो पहली बार मुझे उसके मुंह के अंदर दांत दिखाई देते हैं। जब मैं उसके दांतों को देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि इतनी सुंदर दिखने वाली छोटी सी लड़की के मुंह के दांत आखिर इतने खराब कैसे हो सकते हैं। दरअसल जैसे ही उसने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाई तो मुझे उसके मुंह के दांत दिखाई दिए,
और जैसे ही मुझे उसके दांत दिखाई दिए तो मैं देखता हूं कि उसके मुंह के अंदर के जो दांत थे वो पूरी तरीके से सड़े और गले हुए से दिखाई दे रहे थे। उसके दांतों पर काफी ज्यादा काई आई हुई थी। साथ ही उसके दांत बिल्कुल सीधे भी नहीं थे, यानी कि उसके मुंह के जो दांत थे वो आगे पीछे और उल्टे सीधे हो रखे थे। लेकिन तभी मैं उस चीज की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं। पर फिर मेरे दिमाग में एक विचार आता है और मेरा मन मेरे को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि नंदू पागल मत बन। रात के इस वक्त भला कोई लड़की यहां इस शमशान घाट के पास में क्या कर सकती है? कहीं ये कोई भटकती हुई आत्मा तो नहीं है? उस वक्त मैं ये सोच ही रहा था, लेकिन इससे पहले कि मैं मेरी इस बात के किसी निर्णय पर पहुंच पाता, उससे पहले ही वो लड़की मुझसे कहती है कि नंदू काका वो जो शमशान घाट में लाश जल रही है उसकी चिता बारिश के पानी की वजह से बुझ चुकी है और अब वो आधी जली हुई लाश ही उस चिता पर पड़ी हुई है। कृपया करके आप उस लाश को दोबारा से आग लगा दीजिए। जैसे ही उस लड़की ने मुझे ये बात कही तो मैं उससे कहता हूं कि बेटा, तुम्हें इस चीज से क्या मतलब है कि वो लाश आधी जली हुई पड़ी है या फिर पूरी जल गई है? तुम कहां से आई हो और तुम्हें कहां जाना है? अभी मैंने उससे इतना पूछा ही था, तभी वो मुझसे एक अजीब सी और घुर्राती हुई आवाज में अपने चेहरे पर काफी ज्यादा गुस्सा लाकर कहती हैं कि चुपचाप चलकर उस लाश को आग लगा दे, वरना मैं तेरी इस पूरी दुकान को आग लगा दूंगी। मुझसे ये बात कहकर वो अजीब तरीके से गुस्से से भरी हुई नजरों से मेरी तरफ देखने लगती है। उस वक्त मैं सोचता हूं कि नंदू, अगर आज जान बचानी है तो जैसा ये लड़की कह रही है चुपचाप वैसा ही कर दे, क्योंकि इस वक्त तुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये कोई जिंदा लड़की है या फिर कोई भटकती हुई आत्मा है। उस वक्त मेरे पास जैसा वो कह रही थी वैसा करने के अलावा कुछ करने का कोई विकल्प भी नहीं था। इसी वजह से मैं मेरी दुकान के अंदर रखी हुई किरोसिन तेल की बोतल उठाता हूं और दुकान से नीचे उतर जाता हूं। मेरे को किरोसिन तेल की बोतल उठाकर नीचे उतरते हुए देखकर वो लड़की मेरे आगे आगे बारिश में भीगते हुए ही सड़क को पार करके उस शमशान घाट की तरफ जाने लगती है और उसके पीछे पीछे मैं भी शमशान घाट की तरफ जाने लगता हूं। शमशान घाट में उस चिता के पास में जाकर मैंने मेरी बोतल में जितना भी केरोसिन था वो पूरा किरोसिन उस चिता पर डाल दिया था और चिता पर वो तेल डालकर मैंने माचिस की तिल्ली जलाई और दूर से ही उस चिता की तरफ फेंक दिया। जैसे ही मैंने उस चिता की तरफ जलती हुई माचिस की तिल्ली फेंकी तो वो चिता अचानक से ही आग से धधक उठी। लेकिन उस वक्त उस शमशान घाट में उस आधी चली हुई लाश की बदबू इतनी भयंकर आ रही थी कि उस वक्त मेरा एक पल के लिए भी उस जगह पर रुकना मुश्किल हो रहा था। जितनी देर मैंने उस लाश के ऊपर और चिता के ऊपर केरोसिन तेल डाला था, उतनी देर भी मैंने अपने गमछे को अपने नाक पर लगाकर वो सारा काम किया था। लेकिन अब आग जलाते ही मैं देखता हूं कि मुझे फिर से मेरे कानों में ठीक उसी तरह की रोने की आवाज सुनाई देने लगती है, जिस तरह की आवाज मुझे कुछ घंटे पहले ही जब मैं उस आधे जले हुए हाथ को चिता में फेंक कर गया था उस वक्त सुनाई दी थी। जैसे ही मुझे वो आवाज सुनाई देती है तो मैं मेरी चारों तरफ पलट कर देखता हूं, लेकिन उस वक्त मुझे वो नन्ही सी लड़की कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है जिसने लाल रंग का फ्रॉक पहन रखा था। अब पूरे शमशान घाट में वो रोने की आवाज ही गूंज रही थी। लेकिन जब मैं गौर से उस आवाज को सुनता हूं तो मुझे एहसास होता है कि ये तो उसी नन्ही सी लड़की की रोने की आवाज है जो अभी कुछ देर पहले ही मेरे सामने थी। अब ये चीज होते ही मैं समझ जाता हूं कि वो कोई जिंदा लड़की नहीं थी, बल्कि वो इस शमशान घाट में भटकती हुई एक आत्मा थी। ये चीज जैसे ही मेरे दिमाग में आती है तो मैं अपने कदमों को तेजी से अपनी दुकान की ओर बढ़ाने लगता हूं। लेकिन जैसे ही मैं अपने कदमों को दुकान की ओर बढ़ाने लगता हूं तो चलते चलते अचानक ही मेरे हाथ की उंगली को कोई पकड़ लेता है। जैसे ही कोई मेरी हाथ की उंगली को पकड़ता है तो मेरे चलते हुए कदम अचानक से रुक जाते हैं और कदमों के रुकते ही मेरी नजरें भी पीछे की तरफ जाती हैं। जैसे ही मैं पीछे की तरफ देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि उस वक्त वो नन्ही सी लाल रंग की फ्रॉक पहनी हुई लड़की मेरे हाथ की उंगली पड़े हुए हैं। लेकिन इस बार जैसे ही मेरी नजरें उसकी तरफ जाती हैं तो मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और मेरे पूरे बदन से उस बिकती हुई बारिश में भी पसीना आने लगता है और मेरे होंठ कपकपाने लगते हैं, क्योंकि अब जैसे ही मैं उस लड़की को देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि उसका हुलिया पूरी तरीके से बदल गया है और उसके वो सुंदर से घुंघराले दिखाई देने वाले बाल अब इस तरीके से हो गए हैं जैसे किसी ने उनको आग में जला दिया हो। साथ ही उसका चेहरा भी मुझे आधा जला हुआ दिखाई दे रहा था और उसके पूरे बदन पर जगह जगह पर इस तरह के निशान हो रखे थे
जैसे वो पूरी की पूरी कहीं पर आग में झुलस गई हो। लेकिन इससे पहले कि मैं वहां पर कुछ कर पाता था, वो नन्ही सी डरावनी लड़की मुझे कहती है कि जा कहां रहे हो, तुम्हें भी मेरे साथ ही इसी जगह पर रहना है। लेकिन उस वक्त मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसकी इस बात का कोई जवाब दे सकूं। मुझे ये बात कहकर वो फिर से उसी डरावनी आवाज में रोने लगती है। लेकिन उस वक्त मैं मेरे दिमाग में सोच रहा था कि मैं अपने आप को कैसे इस छोटी सी और नादान डरावनी आत्मा से बचाकर यहां से निकालूं। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है और उस ख्याल के आते ही मुझे अपने आप को बचाकर वहां से निकलने की एक उम्मीद नजर आती है। दरअसल जिस वक्त मेरे पिताजी शमशान घाट के सामने दुकान लगाया करते थे, तो उनके साथ भी एक दो बार इसी तरह की कोई घटना हुई थी, जिसके बाद वो हमारे गांव से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक दूसरे गांव में जो माता रानी का मंदिर बना हुआ था, उस मंदिर में गए थे। और उस वक्त वहां के पुजारी ने उनको एक माला दी थी। उन्होंने कहा था कि जब कभी भी तुम्हें कोई इस तरह की डरावनी चीज दिखाई दे या तुम अपने आप को किसी ऐसी मुसीबत में पाओ, तो तुम अपनी इस माल को अपने हाथ से छूकर एक बार माता रानी का नाम याद कर लेना। फिर तुम जिस किसी भी मुसीबत में रहोगे, माता रानी तुम्हें उस मुसीबत से जरूर बाहर निकालेगी। लेकिन इस माल को हमेशा अपने गले में पहनने के बजाय अपनी जेब में ही रखना, क्योंकि अगर किसी डरावनी रूह को इस माला का पता चल गया तो वो सबसे पहले किसी तरह से इस माला को नष्ट करने का ही सोचेगी और उसके बाद तुम्हारे ऊपर हमला करेगी। इसी वजह से तुम इस माला को हमेशा किसी भी इंसान से या किसी भी दूसरी चीज से छुपाकर ही रखना। और मरने से पहले मेरे पिताजी ने भी मुझको ये बात कही थी कि चाहे तुम सोते रहो, नहाते रहो या कुछ भी करते रहो, इस माला को हमेशा अपने साथ ही रखना। लेकिन भूल कर भी इसको कभी अपने गले में या कहीं पर भी पहनने की गलती मत करना। अब जैसे ही मुझे ये बात याद आती है तो मैं धीरे धीरे अपने एक हाथ को, जिसको उस नन्ही डरावनी आत्मा ने नहीं पकड़ रखा था, उस हाथ को अपनी उस जेब में लेकर जाता हूं और उस माला के ऊपर अपनी उंगलियां जाते ही मैं अपनी आंखें बंद करके एक पल के लिए माता रानी को याद करता हूं। जैसे ही मैं माता रानी को याद करता हूं तो मुझे अपने हाथ की एक उंगली पर इतनी तेज झटका लगता है जैसे मुझे कोई बिजली का करंट लगा हो, और वो उस हाथ की उंगली में लगा था जिस हाथ की उंगली को उस नन्ही डरावनी आत्मा ने पकड़ रखा था। पर जैसे ही मुझे वो झटका लगता है तो मैं अपनी आंखें खोलकर देखता हूं, पर उस वक्त मुझे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता है। ना ही वो लाल रंग की फ्रॉक पहनी हुई नन्ही सी बच्ची वहां पर खड़ी हुई थी और ना ही कोई और था। लेकिन ये चीज होते ही शमशान घाट के पीछे की तरफ से काफी तेज तेज रोने की आवाज आने लगी थी। पर उस वक्त मैं भागकर अपनी दुकान के अंदर चला जाता हूं और पूरी रात बैठा बैठा मेरी दुकान के दरवाजे के उन छोटे छोटे छेदों से उस शमशान घाट की तरफ देखने लगता हूं। पर कुछ ही घंटे बाद फिर सुबह हो जाती है। अब सुबह होते ही मेरी दुकान पर लगभग 5 से 7 लोग आते हैं और वो मुझे चाय बनाने के लिए कहते हैं। अब मैं चाय बनाते बनाते उनसे बातें भी कर रहा था। तभी वो लोग मुझे बताते हैं कि कल शाम को ही जिस लाश को हम लोग यहाँ पर जलाकर गए थे, आज हम लोग उसकी अस्थियां लेने के लिए आए हैं। तभी मैं उन लोगों से कहता हूं कि आप लोगों ने एक चीज बहुत गलत की। अगर आप में से 2-4 लोग भी उस लाश के पूरी तरीके से जलने तक यहाँ पर रुक जाते तो ठीक रहता है, क्योंकि बारिश के पानी की वजह से वो चिता बीच में ही बुझ गई थी और उसमें से धुआं उठने लगा था। लेकिन फिर मैंने केरोसिन की बोतल ले जाकर उस लाश को फिर से आग दी थी। मेरे मुंह से ये बात सुनते ही वो लोग मेरे को काफी ज्यादा शुक्रिया कहने लगते हैं। लेकिन उस वक्त मैं उन लोगों को उस डरावनी नन्ही आत्मा के बारे में कोई भी बात नहीं बताता हूं, क्योंकि मुझे वहां पर अपनी दुकान चलानी थी और अगर मैं किसी को भी ये बात कही होती तो वहां पर एक डर और भय का माहौल बन जाता और रात के वक्त जो लोग भी वहां पर शराब पीने के लिए आते थे वो लोग वहां पर आना बंद कर देते। इसी वजह से मैंने किसी को भी ये बात नहीं कही थी। लेकिन तभी उनमें से एक आदमी वहां पर फूट फूट कर रोने लगता है और वो मुझसे कहता है कि मेरी एक नन्ही सी परी जैसी बेटी थी जो कल मुझे छोड़कर चले गई। रोते रोते ही बातों में वो अपने मोबाइल में मुझे अपनी बेटी की फोटो दिखाता है, क्योंकि उसने अपने फोन में जिस लड़की की फोटो दिखाई थी वो उसी लड़की की दिखाई थी जो रात के वक्त मेरे सामने मुझको ये कहने के लिए आई थी कि आप उस लाश को जाकर आग लगा दीजिए, क्योंकि वो लाश बारिश के पानी की वजह से आधी जली हुई रह गई है और चिता की आग बुझ गई है। साथ ही उसने मुझे उस शमशान घाट में अपने साथ रोकने की भी कोशिश की थी। अब ये चीज देखते ही मैं काफी ज्यादा घबरा जाता हूं और मुझे एहसास होता है कि वो लड़की
खुद ही अपनी बुझी हुई लाश को फिर से आग लगवाने के लिए मेरे पास आई थी। यानी कि उस वक्त वो जिंदा नहीं थी, बल्कि वो उसकी आत्मा थी। आज भी मुझे वो घटना इतनी अच्छी तरीके से याद है जैसे कल ही मेरे साथ वो घटना हुई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।